भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो करीब करीब 12 किलोमीटर का है। यहाँ से कितना खूबसूरत दृश्य, जब आप इस एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। और आप पढ़ पा रहे होंगे ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है 18 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। और जैसा कि हम लगातार अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, NHAI और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको साथ में लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। और अंडरपास का उपयोग कैसे किया जाए, वन्यजीव कैसे इस अंडरपास का उपयोग कर पाएँ, जो वन्य प्रजातियाँ हैं वो अंडरपास का उपयोग कैसे कर पाएँ, और जो प्रभावशीलता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, उसको देखने के बाद ये जो पूरा वन क्षेत्र है, जो बाघ, हाथी, ग्रेटर हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसी जो कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं बड़ी संख्या में। और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो 20 किलोमीटर लंबा कुल एरिया है, इस हिस्से में जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त व्यू पॉइंट देख रहे हैं वो करीब 10.97 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। उस अंडरपास के बिल्कुल करीब जहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है, और ख़ास तौर पर पशुओं की निर्बाध आवाजाही कैसे सुगम की जाए उसको, और कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरह का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सिस्टम, जिसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन के दौरान ध्वनि से, जो आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही से जो वन्य जीव हैं वो अपने आप को प्रभावित न करते हुए दिखाई दें, और साथ ही साथ रात में जो रोशनी आती है गाड़ियों की, उससे भी उनके जीवन पर कोई ख़ास असर न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, जिसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की इस वक्त मनोरम तस्वीरें। ऊंचाई अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है, जिससे बड़े से बड़े जानवर जैसे कि हाथी आसानी से नीचे अंडरपास से गुजर पाएँ। 3 हिस्से हैं इस पूरे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के। जोन 1 जो गणेशपुर और मोहन के बीच में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं, गणेशपुर से मोहन के बीच में ये 5.4 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। जोन 2 जो कि मोहन बस्ती से आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा, और जोन 3 जो आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट से दून घाटी, जिसमें मोहबेवाला में 3.14 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला में जो समतल नदी तल है, पहाड़ी भूभाग और जंगलों का एक बहुत ही, या कहें कि चैलेंजिंग मिक्सचर जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सामना करना पड़ा। और 2021 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, रिकॉर्ड समय में 2026 में इसको कंप्लीट किया गया, और आज के बाद ये आम आदमी के लोगों के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जब आप दिल्ली से देहरादून के सफ़र पर जाएंगे, कि आपको ये जो हिस्सा है करीब 12 किलोमीटर का, वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, जिसमें आप वहाँ के जो जंगल हैं, जो वन्य जीव हैं, उनको बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से विकास की धारा, पर्यावरण को साथ में रह करके सहअस्तित्व की जो पूरी हमारी अवधारणा है उसको कैसे ले करके प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। और इसके साथ ही अगर इस गलियारे की बात करें तो ये खास तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, और साथ ही जो आर्थिक केंद्र है उनके बीच में संपर्क बढ़ा करके पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है, उसमें व्यापार भी बढ़ेगा और विकास के लिए नए रास्ते भी खोल करके और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस परियोजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अभी इस समय उसको पूरा देख रहे हैं, इस परियोजना के बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, और कहाँ क्या क्या सहूलियत इस दौरान लोगों को मिलेगी जो लोग इस पर सफर करेंगे। क्योंकि ये परियोजना की अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री के उस विजन को दर्शाती है जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसमें शामिल है, जो उच्च गति संपर्क को पर्यावरणीय स्थिरता और साथ ही नागरिकता के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ में जोड़ता है। इसमें हम पर्यावरण की बात और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार क्योंकि इसमें खास तौर पर वन्य जीव जो है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो पूरा वन्य क्षेत्र है उसके ऊपर से एक कॉरिडोर गुजरता है जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी नाम दिया गया, और ऐसे में वहां पर जो जंगली जानवर है उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे दिन हो या रात हो। दिन के समय में जो गाड़ियां वहां से गुजरेंगी उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे, और इसके साथ ही
जो रात में लाइटें वहां पर लगाई गई वो ऐसी लाइटें हैं जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी, उसका भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है इसमें। तो आपके लिए जो ये यात्रा है वो बेहद ही सुगम और सीधे तौर पर बहुत सुविधा वाली होगी, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीव का भी खासतौर पर ध्यान रखा गया। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, यह गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा मोटर्स का लखनऊ के प्लांट अपनी 34 वर्ष की इस यात्रा में केवल जहां 34 वर्ष पहले था वहीं पे नहीं है, बल्कि उसने नई सोच के अनुरूप नए इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर और नए विजन को भी यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा है। केवल डीजल ही नहीं, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम लोग जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें हम लोग बैठ करके समारोह में आए हैं, वह एयर इंडिया के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्या शानदार बस है। और ये अगर आप मुझे बताइए कि ये बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर दिखेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज के दिन पे हम 7 अपनी सिटी में 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां पर हम लोग वर्तमान में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। मेट्रो और एक कॉमन मैन के बीच में जो गैप रहता है, अगर उस गैप को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने का काम कर देंगे तो ज्यादातर लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का उपयोग भी करेगा और साथ साथ हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैसे ही सफल होंगे जैसे टाटा मोटर्स का ये कैंपस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन उपयोग करके पूरे कैंपस को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए।